हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम टू अड्डा 247। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटर। और जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, हम लोग बात करने वाले हैं। बात क्या करने वाले हैं? ये आपकी आज से एक नई सीरीज हमने शुरू करी है, जिसमें हम टारगेट करेंगे एसबीआई सीबीओ के कंप्यूटर एप्टीट्यूड सेक्शन को। आप सब जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में एसबीआई सीबीओ का, यानी कि एसबीआई का सर्कल बेस्ड ऑफिसर का आपका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया था। और इसमें रिक्वायरमेंट है कि अगर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और साथ ही साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप लोगों ने 2 साल किसी शेड्यूल बैंक में सर्व किया है एज एन ऑफिसर कैडर पे, और साथ ही साथ अगर आपने रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि आरआरबीज यानी कि ग्रामीण बैंक में भी अगर आपने सर्व किया है, तो आप इस एग्जाम को देने के लिए क्वालिफाइड हैं। आप इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इस एग्जाम फॉर्म में मैं इससे पहले कि मैं इसके आगे बढ़ूं, अगर आप माय नेम इज नीलम गहलोत, और अगर आप चैनल पर आज पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ अड्डा 247 एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है कंप्लीटली फ्री कंटेंट जो आप लोगों की प्रिपरेशन में बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। अड्डा के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक जो है वो आप लोगों के वीडियो सेक्शन में लगाया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक कीजिए और अड्डा की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इन सभी चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं, जहां पे डेली क्विजेज और करंट अफेयर्स डेली आपके अपडेट किए जाते हैं। अब इसके आगे बढ़ेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्यों ये मेरा प्रोफाइल है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। आगे लेके चलूंगी मैं आपको। ये है आपके एग्जामिनेशन की जो है एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा, क्योंकि आज हमारा पहला सेशन है कैसे इस कंप्यूटर एप्टीट्यूड को हम समझने वाले हैं और इस एग्जाम की हम तैयारी करने वाले, वो दोनों चीजें हम लोग समझेंगे। बट उससे पहले मैं एक बार आप लोगों के साथ एग्जाम पैटर्न डिस्कस करना चाहती हूँ। आपके इसी चैनल पर बहुत सारे मेंटर्स हैं जिन्होंने आपको ऑलरेडी एग्जाम पैटर्न बताया, बट क्योंकि आज मैं इस चीज की शुरुआत कर रही हूँ आप लोगों के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड की, तो मैं चाहती हूँ एक बार हम इसको समझ लें कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्यों और क्यों पढ़ना जरूरी है, कैसे ही आपके एग्जाम में आपको जो है बहुत बहुत हेल्प करेगा, वो एक बार देखिए। देखो, आपके इंग्लिश लैंग्वेज आपकी आ रही है 30 क्वेश्चन, आपका बैंकिंग नॉलेज आ रहा है 40 क्वेश्चन, आपका जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी आ रहा है 30 क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें आपको पता है ना। ये सारे एरियाज में हमें कंफर्टेबिलिटी है, हमें पता है कि इसमें क्या पूछा जाता है या क्या आता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और ये तो एग्जाम वैसे भी वो स्टूडेंट दे पाएंगे जो कहीं ना कहीं क्या है, जो बैंकर्स हैं या 2 साल जिनको एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। तो अगर ऐसे बच्चे इस एग्जाम को, ऐसे स्टूडेंट, आई वुड नॉट से बच्चे, स्टूडेंट एस्पिरेंट जो इस एग्जाम को दे रहे होंगे, तो उनके लिए कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपको पहले से पता है। क्योंकि अगर बहुत सारे अगर ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कभी एसबीआई का एग्जाम दिया होगा, तो एसबीआई के मेंस में आपसे कंप्यूटर एप्टीट्यूड पूछा जाता है और रीजनिंग सेक्शन में इंक्लूड करके पूछा जाता है। बहुत सारे, अगर आपने आईबीपीएस का एग्जामिनेशन लिखा है, पीओ का मेंस के एग्जाम तक अगर आप पहुंचे हैं, तो आपने वहां पर भी देखा हो कि आईबीपीएस पीओ मेंस में भी आपके रीजनिंग वाले सेक्शन में लिखा जाता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो अगर यही सारी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, बताई जा रही हैं, तो इस तरह से पहले तो एक बार अपने दिमाग में आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और पहचान लीजिए कि हाँ, ये जो आपका एग्जाम है, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, ये जो आपका एग्जाम है, ये एग्जाम आपका जो है ये 2 साल जो एक्सपीरियंस ले चुके हैं बैंकिंग में, शेड्यूल बैंक में या आरआरबी में, उन लोगों के लिए है। तो उन लोगों को भी अगर इस बात का कंफ्यूजन, तो एक बार तो ये क्लियर कर लो कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड है क्या, हमें पढ़ना एग्जैक्टली क्या है। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये रीजनिंग का ही हिस्सा है। यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज या कंप्यूटर अवेयरनेस नहीं लिखा हुआ है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड यानी कि आपको अपने एनालिटिकल स्किल्स, अपने स्किल्स या कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए आपको कंप्यूटर जैसे जो क्वेश्चन, कंप्यूटर जैसे नहीं, कंप्यूटर यहाँ पे इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इसमें बाइनरी कोडिंग होगी, इसमें आपकी जो है किसी एक नंबर सिस्टम से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन होगा, तो वो कहीं ना कहीं उस एरिया को कंप्यूटर से रिलेट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है कंप्यूटर। साथ ही साथ डेटा फ्लो डायग्राम्स आपके आते हैं, और डेटा फ्लो डायग्राम्स आपकी चेक करते हैं क्या, डेटा फ्लो डायग्राम्स चेक करते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग। अब ये किस तरह के क्वेश्चन है, तो आज हमारी पहली क्लास है, और इस पहली क्लास में आप सीखोगे, समझोगे कि ये डीएफडीज क्या होते हैं, ये कन्वर्जन क्या होते हैं। तो धीरे धीरे इस क्लास का लेवल बढ़ता चला जाएगा। आज मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन आप लोगों की समझ के लिए रखे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल्सो प्लीज सेशन को जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिलहाल मैं आगे लेके चलती हूँ आपको क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2 तरह से होंगे। पहला है कि डेटा फ्लो डायग्राम की आपसे बात की जाएगी, और डेटा फ्लो डायग्राम वाला टाइप हम आज पढ़ने वाले, समझने वाले हैं। दूसरा टाइप क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वन नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम। दूसरा टाइप जो है वो किसी एक नंबर
नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करने को हम कहते हैं क्या, दूसरा टाइप है जो आपके कंप्यूटर एप्टीट्यूड का, जिसमें मोस्ट कॉमन है आपका बाइनरी कोडिंग, जिसमें मोस्ट कॉमन क्या है, बाइनरी कोडिंग। आगे बढ़िएगा, और ये कुछ कन्वर्जन्स है, इसको तो हम अपनी डेली क्लासेस में जरूर समझ लेंगे, बट मैं हाईलाइट यहाँ पे करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिले कि हम क्या क्या चीजें करने और समझने वाले हैं। बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन है, डेसिमल से बाइनरी है, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है। ये सारे कन्वर्जन हमें समझने और सीखने होंगे। इन सब के बेसिस है, जैसे बाइनरी सिस्टम आपका किसमें फंक्शन करता है, बाइनरी सिस्टम जो है आपका वो फंक्शन करता है 0 और 1 की लैंग्वेज में, है ना, 0 और 1 की लैंग्वेज में ही तो बाइनरी सिस्टम जो है आपका फंक्शन करता है। तो इस बाइनरी सिस्टम को हम कहते हैं बेस 2। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेस 2। इसी तरीके से जो ऑक्टल है वो 8 में फंक्शन करता है, तो उसको हम बोलते हैं बेस 8। तो इस तरह से इनके बेसिस होते हैं। हालांकि इनको हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस में बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, और आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने डेटा फ्लो डायग्राम का। और मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि एग्जाम में आपको ज्यादा क्वेश्चन जो दिखाई देंगे वो डेटा फ्लो डायग्राम के ही होंगे, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी इस पर पकड़ बहुत अच्छी हो, क्योंकि जो बाइनरी और हेक्साडेसिमल सिस्टम है ना, वो तो एक ऐसी चीज है जो कैलकुलेशन बेस्ड है। मतलब अगर आप उसके कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो फिर आप उसमें गलती नहीं करोगे। गलती आप यहाँ पे 100% कर सकते हैं, यहाँ गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो एरिया है डेटा फ्लो डायग्राम जो कहीं ना कहीं क्रिटिकल रीजनिंग का, मैं बोलूंगी क्रिटिकल थिंकिंग का जो है आपका हिस्सा बनता है। क्यों? क्योंकि ये डायग्राम आपकी चेक करेंगे डिसीजन मेकिंग। कैसे चेक करेंगे वो भी आपको समझते हैं हम लोग साथ में मिलके। चलो पहले एक बार मैं इस डायग्राम को रीड कर दूं। हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट को इसको समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, शायद। अगर ऐसा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल ये डेटा फ्लो डायग्राम, जहां पे डेटा किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हर कॉलम में कुछ लिखा हुआ है, आपको इन एरो को फॉलो करना है। स्टार्ट यहां से हो रहा है। स्टार्ट होने में सबसे पहली बात लिखी गई कि अगर किसी व्यक्ति की एज, क्या व्यक्ति की ही एज होगी, है ना, तो किसी इंसान की एज अगर मोर देन 18 ईयर है, अगर 18 साल से ज्यादा है, ठीक है। अगर दो चीजें हैं, क्या आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है? अब यहाँ पे दो बातें दिमाग में आएंगी, या तो हाँ या ना। अगर ज्यादा है तो उस केस में आप परमिटेड है टू वोट। आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि 18 साल से आप ऊपर है तो आपको परमिशन है वोट करने की, वोट कास्ट करना, राइट। तो ये कब, जब आप 18 साल से ज्यादा है। अच्छा, दूसरा केस क्या कह रहा है कि अगर आप 18 साल से ज्यादा नहीं है, अगर नहीं हो तो नहीं है, तो फिर आप आएंगे यहाँ पे आने पे एक और कंडीशन आपको दे दी गई है। और वो कंडीशन क्या कह रहा है कि वो व्यक्ति, वो ही और शी हैज बैंक अकाउंट। मतलब अगर चलो ठीक है आप 18 साल से कम के 18 साल से ज्यादा के नहीं हो, लेकिन क्या आपके पास आपके बैंक अकाउंट है। तो अगर 18 साल से ज्यादा हो तो आप परमिटेड टू वोट हो, और अगर वोट हो, और अगर 18 साल से कम से ज्यादा नहीं हो तो फिर क्या उस इंसान के पास बैंक अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट के बाद भी आपके पास दो कंडीशन, पहली कंडीशन की बैंक अकाउंट है, हाँ, और दूसरी कंडीशन की बैंक अकाउंट नहीं है। अच्छा, नहीं है तो क्या, नहीं है तो ही और शी वोंट टू सेव मनी, मतलब उसको अपनी डू नॉट वांट नहीं होगा, यहाँ पे डू नॉट वांट होगा। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको सही मैं कर देती हूँ। हाँ, तो उस व्यक्ति को अपने पैसे नहीं बचाने हैं, यानी कि अगर 18 साल से आप ज्यादा नहीं है, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं, तो यहाँ पे ये लिखा गया उस व्यक्ति के लिए कि उसको शायद अपने पैसा, अपना मनी सेव नहीं करना है। आगे बढ़िए, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, अब इसमें भी दो कंडीशन आ गई है। पहली कंडीशन आपके सामने कि अगर आपकी एज जो है वो 10 साल से अधिक है। अब 10 साल से अधिक है, इसमें भी आपके दो क्लॉज आ गए। वो दो क्लॉज क्या है? पहला है कि अगर आपकी उम्र 10 साल से अधिक है तो यहां पे दिया गया अकाउंट विल बी इन हिज और हर नेम। अगर आपकी एज 10 साल से ज्यादा तो अकाउंट जो ओपन होगा वो आपके खुद के नाम पर होगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या लगा दी कि अगर आपकी उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं है, और नहीं है तो उस केस में अकाउंट कैन बी ऑपरेटेड बाय अ गार्डियन। तो जो आप अपना अकाउंट तो खुला सकते हो, लेकिन वो अकाउंट ऑपरेट कौन करेंगे? आपके गार्डियन करेंगे। आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, या जो भी आपका गार्जियन है वो आपका अकाउंट ऑपरेट करेगा। नाउ दिस इज द एंटायर डेटा फ्लो डायग्राम। ये आपका क्या है? पूरा का पूरा डेटा फ्लो डायग्राम है। और इस डायग्राम के चलते आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपकी डिसीजन मेकिंग को चेक करते हैं, और कैसे करते हैं वो हम समझेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आपसे पूछा गया है वो है कि विच एज पीपल आर परमिटेड टू वोट इन द जनरल इलेक्शन। बहुत सिंपल सी बात पूछी है कि भाई कौन से लोग हैं जो जनरल इलेक्शन के लिए परमिट किए जाएंगे। क्या जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो? अब यहाँ पे अपना जो हमारा बेसिक ज्ञान है वो नहीं लगाना है, क्योंकि हम जानते हैं
कि वोटिंग के लिए हमें क्या, हमारी क्या एज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, मेल की पता है, फीमेल की पता है, लेकिन वो जो बेसिक जानकारी है वो अपने पास आप रखें, आप इसमें ना लगाएं। इसमें इसलिए ना लगाएं क्योंकि इन्होंने आपको अपनी जानकारी खुद से पकड़ाई है, कह रहे इसी जानकारी को समझो और इसी जानकारी के चलते अपने आंसर करो, तो इसी से स्टिक रहना है, ठीक है, इसी के हिसाब से करेंगे। तो कौन से लोग थे जिनको परमिशन थी वोट करने की? ये थे कौन? वो इंसान, वो बच्चे, वो लोग जिनकी उम्र 18 से ज्यादा थी। तो मेरा आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा कि वो लोग परमिटेड थे वोट करने के लिए जिनकी उम्र क्या थी? ग्रेटर देन 18 थी। 18 साल से ऊपर उम्र वाले लोग जो थे वो क्या कर सकते थे? वो वोट दे सकते थे। पहला क्वेश्चन आई होप सबको क्लियर है। मैं कॉमेंट सेक्शन लगातार देख रही हूँ, अगर किसी को कोई भी डाउट कहीं पर भी आता है, इस एग्जाम से रिलेटेड है या इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, किसी भी चीज से रिलेटेड है, तो आप अभी लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी और क्लास के बाद भी आप लोग अपनी क्वेरी यहाँ पे लिख सकते हैं अगर कुछ भी आपको कोई भी डाउट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ओपन एन इंडिविजुअल बैंक अकाउंट। कह रहा है कि मिनिमम एज रिक्वायर्ड कितनी है ना? क्या कह रहा है कि मिनिमम एज कितनी रिक्वायर्ड है कि आप किसी एक बैंक में अकाउंट खोल सके? पहला दे रहा है कि 18 साल, नहीं 18 साल तो मिनिमम एज किसकी थी? वो थी आपके वोट करने के लिए थी। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है कि मोर देन 10, चौथा कह रहा है लेस देन 10, फिर कह रहा है कि एक 10 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। तो क्या एज होनी चाहिए? अब वापस से चले डेटा फ्लो डायग्राम पे, चलिए डेटा फ्लो डायग्राम पे आते हैं। तो कह रहा है कि अगर इस इंसान की एज 10, अब समझना, चलो एक बार जरा आप लोग आंसर करो, देखते हैं कि आप आंसर क्या करते हो, क्योंकि ये मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी फंक्शनिंग कैसे चल रही है इस क्वेश्चन को लेके या इन क्वेश्चंस को लेके हम कैसे सोच और समझ पा रहे हैं, जरा बताइए। कह रहा है कि मिनिमम एज क्या है एक बैंक अकाउंट को ओपन करने की। अब बहुत सारों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम सीधे सीधे आप ये मार्क क्यों नहीं कर रही हैं? थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि ज्यादा है 10 से। थोड़ा और समझें इस क्वेश्चन को। अब देखो, इसलिए इनसे आपकी डिसीजन मेकिंग चेक की जाएगी क्योंकि हम गड़बड़ पूरी करेंगे इनमें। कैसे करेंगे गड़बड़? इसने बहुत स्टार्टिंग में कह दी थी ये बात कि अगर आपकी एज 18 साल से ज्यादा है तो आपको परमिशन है वोट करने की। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो उस केस में ही और शी हैज बैंक अकाउंट, यानी कि अगर आप 18 साल से कम हैं तो आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। या तो अब यहाँ पे कंडीशन किसकी थी? जिन्होंने नहीं खुलवाया तो उनके लिए क्या कह दिया गया कि भैया उसको अपने पैसे नहीं बचाने हैं। इधर पे आप आएंगे तो कह रहे कि हाँ ये खुलवाना चाहते हैं बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे दो क्लॉज क्या है कि भाई अगर आपकी एज 10 साल से ऊपर है तो फिर आप अपने नाम पे जो है अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं, और अपने नाम पे खुलवा सकते हैं मतलब खुद ऑपरेट भी कर पाएंगे। दूसरी तरफ जो क्लॉज है वो कहता है कि नहीं 10 साल से ज्यादा उम्र नहीं है, और अगर 10 साल से ज्यादा उम्र नहीं है तो अकाउंट आपका खुल तो जाएगा लेकिन आपके उसके गार्जियन उसको क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे, क्योंकि बच्चा क्या है 10 साल से कम का है। तो इसका मतलब क्या मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ये करना चाहिए कि भाई जो मिनिमम एज है वो 10 से ज्यादा नहीं, मिनिमम कम से कम एज क्या है? 10 साल होनी चाहिए इन सारे ऑप्शंस के हिसाब से। तो क्यों? क्योंकि उसने आपको दो क्लॉज दिए थे कि अगर ज्यादा है 18 से तो फिर आप परमिटेड टू वोट है, और 10 अगर यहाँ पे आप यस कहते हैं तो वोट की परमिशन है, और यहाँ पे अगर आप नो कहते हैं तो उसके बाद हमारे पास कंडीशन आ गई थी ना बैंक अकाउंट खोलने की। तो 18 से कम में तो 10 भी आता है और 18 से कम में 10 से ज्यादा भी आता है। तो क्या कहेंगे आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका रॉन्ग। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर। अब ये बहुत माइन्यूट है ना, ये बहुत ही माइन्यूट सी बात है और माइन्यूट सी चीजें हैं, लेकिन ये माइन्यूट चीजें ही आपसे इस एग्जाम में पूछी जाएंगी ताकि आप थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दें और नेगेटिव कर दें, और कहीं ना कहीं इससे इस तरह से हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो चेक होगी। आगे बढ़िएगा, अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे, और अगला क्वेश्चन है कि यदि आपकी एज है 8 साल, ठीक है, अगर आप 8 साल वाली कैटेगरी में आते हो तो ही कैन ओपन द बैंक अकाउंट। तो क्या वो 8 साल का बच्चा अकाउंट ओपन कर सकता है, हाँ कि ना? अब ध्यान से, इसको भी बहुत ध्यान से आंसर करना है क्योंकि कंडीशन बहुत क्लियरली आपको बता रखी थी कि अगर 8 साल का बच्चा है तो उसका अकाउंट कैसे खुलना था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया था ना, यहाँ पे कहा गया था कि अगर आपकी एज 10 साल से ज्यादा है, अगर है यस तो फिर आपका अकाउंट आपके नाम से खोल दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 10 से क्या है, कम है, तो अकाउंट तो खुल जाएगा लेकिन उसको ऑपरेट करने वाले क्या होंगे? आपके गार्जियन होंगे। तो अकाउंट तो खुल रहा है ना भाई। 8 साल, अब आपने देखा नहीं है
वैसे तो हम यूज नहीं कर सकते ये बेसिक ज्ञान, बिल्कुल करेक्ट, लेकिन यहाँ पे तो साफ साफ साक्षात प्रमाणित तौर पे लिखा गया है कि हाँ बैंक अकाउंट ओपन होगा, लेकिन हाँ उसको ऑपरेट करने वाले आपके गार्जियन होंगे। सो डेफिनेटली इफ यू आर ऑफ द एज ऑफ 8 years तो आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट रिस्पॉन्स होगा और होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कुछ इस तरह से, द एज ऑफ के इज 11 देन ही और शी कैन ओपन द अकाउंट और दीज आर द ऑप्शंस। कह रहा है कि अगर के की एज 11 साल है तो वो अपना अकाउंट के साथ क्या क्या जो है चीजें कर सकता है या कर सकती है ही और शी। तो पहला ऑप्शन है कि भाई अगर 11 साल के आप हैं तो क्या आप अपना बैंक अकाउंट अपने हिज और हर नेम में खोल सकते हैं, यानी कि अपने नाम में खोल सकते हैं क्या। दूसरा क्या कह रहा है कि ही और शी कांट ऑपरेट दी अकाउंट, मतलब वो अपना अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकता है वो व्यक्ति, वो बच्चा। देन ही और शी कैन ऑपरेट दी अकाउंट। फिर चौथा ऑप्शन कहता है कि दोनों ऑप्शन आपके चलेंगे, पहला भी चलेगा तीसरा भी चलेगा। पांचवा कह रहा है कि इनमें से कुछ भी सही नहीं है। तो आप लोग बताइए सोच समझ के कि आप लोगों को क्या लगता है, कौन सी बात सही है और कौन सी बात यहाँ पे आपको लगता है कि गलत है। और जब भी, चलो पहले एक बार आप लोग आंसर करो, फिर हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे कि क्या हो सकता है। शिब्रता दास बोल रहे ऑप्शन नंबर 4 वेरी गुड। एक बात तो पहले यही समझो, अभी तक हमने जितने 3 से 4 क्वेश्चन किए उनमें कहीं पर भी ऐसा कोई ऑप्शन हमने देखा नहीं था जहां पे बोथ 1 and 2 या 1 and 3 या 1 and 4 या ऑल दीज ऑप्शन, ऐसी कोई बात कही नहीं गई थी। ये पहला क्वेश्चन ऐसा हमारे सामने आया आज की क्लास में जहां पे ऑप्शन नंबर 4 सजेस्ट कि दोनों ऑप्शन 1 and 3 दोनों ऑप्शन जाएंगे, राइट। अच्छा, दोनों ऑप्शन जाएंगे तो दोनों ऑप्शन को जरा थोड़ा सा हम ठीक से देख लें। पहला ऑप्शन कहता है कि अगर एज के की 11 साल से ज्यादा है, सॉरी एज के की क्या है 11 साल है, ठीक है। अगर आपकी एज जो है वो 11 साल है तो ऐसे में आप अकाउंट अपने नाम में खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं। क्या आप अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं? अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ी डाउट हो रहा होगा, और डाउट वहां पे जो हुआ है उस डाउट को इग्नोर मत करो, उसका आंसर भी आपके सामने है। क्या आंसर है? यहां पे कहा गया था कि अगर आपकी एज 10 साल से अधिक है, ठीक है, अगर है यानी कि यस, इफ यू से यस टू दिस कंडीशन तो उस केस में अकाउंट विल बी इन हिज और हर नेम। यहां पे कहीं ऐसी बात नहीं बोली है कि भाई वो ऑपरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी आपको क्या कहा गया कि अगर आपकी एज 10 साल से अधिक नहीं है ना, 10 साल से कम की कैटेगरी में आते हो तो अकाउंट कैन बी ऑपरेटेड बाय अ गार्डियन, यानी कि अगर आप 10 साल से कम के हो तो आपका अकाउंट ऑपरेट आपके गार्जियन करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे ये बात जो नहीं लिखी गई, इसका कहीं ना कहीं ये भी मतलब निकलता है कि आप अपने अकाउंट को ऑपरेट भी कर सकते हो। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ पहला ऑप्शन नहीं बनेगा कि वो अपना अकाउंट अपने नाम में खुलवा सकता है, खुलवाने के साथ साथ वो व्यक्ति अपने अकाउंट को ऑपरेट भी कर सकता है। तो पहला और तीसरा, दैट मीन्स हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर हियर। करेक्ट है, क्लियर है। अगले सवाल पे आया जाए, अगले क्वेश्चन पे आया जाए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपकी ये, माइनर्स कैन गेट अदर सर्विसेज ऑफ द बैंक। थोड़ा ध्यान से सुन समझ के फिर आंसर करना कि माइनर्स कैन गेट अदर सर्विसेज ऑफ बैंक। जी, क्या माइनर्स कैन गेट अदर सर्विसेज ऑफ द बैंक में फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास यस, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास नो, तीसरा ऑप्शन आपके पास है कान से, फोर्थ ऑप्शन आपके पास है मे बी विद द हेल्प ऑफ द पेरेंट्स और नन ऑफ दिस। पहली बात तो आप उतना ही, मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं ये चीज कि पहली बात तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे जो ये आपसे अदर सर्विसेज की बात की है अपने इस डेटा फ्लो डायग्राम में कहीं से कहीं तक दूर दूर तक क्या आपको अदर सर्विसेज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? थोड़ा ध्यान से सोचो और समझो, क्या इस पूरे डेटा फ्लो डायग्राम में कहीं से कहीं तक आपको अदर सर्विसेज का मेंशन है? कहीं से कहीं तक बैंक अकाउंट की बात हो या अकाउंट ऑपरेट करने की बात, अदर सर्विसेज क्या है? अदर सर्विसेज में बहुत सारी बात आ सकती है, बहुत सारी चीजें आ सकती है। हम यहाँ पे अदर सर्विसेज के नाम पे कहना क्या चाहते हैं हमें नहीं पता, और जब क्लैरिटी नहीं है तो हम अपनी खुद की सोच समझ के हिसाब से यहाँ पे काम नहीं करते। इन क्वेश्चंस में जो डेटा आपको दिया जाता है उसी पे आप फंक्शन करते हैं,
राइट। और अगर मुझे इसी डेटा पे फंक्शन करना है तो फिर तो मैं बहुत क्लियर हूं कि मुझे नहीं पता आप ये जो कह रहे हैं अदर सर्विसेज, तो इस बारे में आपने कुछ बताया नहीं डेटा फ्लो डायग्राम में, तो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई द आंसर विल बी कांट से, नहीं कह सकते कुछ भी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। इन सारे ऑप्शन में हमारा आंसर बनेगा अमित कुरिल, बिल्कुल सही है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर शिब्रता दास, आपका भी आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। अगले सवाल पे आते हैं और अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर पास्ड 12th। अच्छा, ये शायद दूसरा क्वेश्चन में हमारा, हाँ दूसरा डायग्राम आप लोगों के सामने आया। एक बार जल्दी से पहले मैं आपको एक बार समझा दूं ताकि आप लोगों को हो सकता है कुछ यहाँ पे कुछ लेटर्स ना समझ में आ रहे हो, कुछ अक्षर ना समझ में आ रहे हो, तो एक बार मैं लेट मी रीड इट फॉर यू और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। अब ये आपका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है डेटा फ्लो डायग्राम में और आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलो स्टार्ट करते। तो स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद क्या कह रहा है कि अगर इफ यू आर अ ग्रेजुएट, मतलब क्या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है? कर ली है। अगर आपका आंसर है यस, हाँ कर ली है, तो उस केस में क्या आपने इंजीनियरिंग करी है ना? और अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो आप टी क्राउड हो। टी क्राउड मतलब यहाँ पे जो टी और बी और सी लिखा है ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, ग्रेजुएशन में आपने इंजीनियरिंग वाले हो तो आप टी आपका नाम क्या हो गया? टी हो गया अगर आपने इंजीनियरिंग करी है। अच्छा, अगर आपने इंजीनियरिंग करी है, इफ योर आंसर इज यस, ठीक है, इन दैट केस क्या आपने आईटी से करी है? अगर आपने आईटी से करी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से की है, तो आप एच कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद अगर आपने आईटी से नहीं करी, आपने केवल इंजीनियरिंग करी है, पता नहीं कौन सी स्ट्रीम से करी, मैकेनिकल से करी हो सकती है, सीएससी से करी हो सकती है, तो आपने इंजीनियरिंग तो करी है लेकिन आईटी से नहीं करी, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है आपका नो। अगर आईटी से नहीं करी है तो फिर आप ट्राई कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, है ना? तो आपकी अभी क्या चल रही है? तैयारी चल रही है गवर्नमेंट जॉब वाली। और अगर गवर्नमेंट जॉब वाली आपकी तैयारी चल रही है तो आप ई कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इधर आइए, अगर आपने इंजीनियरिंग तो करी है लेकिन करी आपने किससे है? आईटी से करी है। और आईटी से अगर करी है, इफ यू से यस टू दिस, अगर आपकी इसमें हाँ है कि हाँ हमने आईटी से करी है, तो आप वर्किंग इन एमएनसी, क्या आप किसी एमएनसी में कार्यरत हैं? कहीं एमएनसी में आप काम कर रहे हैं? अच्छा, एमएनसी में काम कर रहे हैं तो ये वो लोग हैं जो कहाँ चले गए? अब्रॉड चले गए, है ना? जो लोग खूब सारा अच्छा पैसा कमा के और फिर बाद में और आगे बढ़ गए और अब्रॉड चले गए, तो ये कौन सी कैटेगरी है? सी कैटेगरी है, ठीक है। क्लियर हो रही है चीजें? अच्छा, अगर आप एमएनसी में काम नहीं कर रहे हैं तो आप कौन से कैटेगरी के इंसान है या कौन सी कैटेगरी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टडिंग दी पीजी कोर्स, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो इस केस में आप पी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो होगी सारी इंजीनियरिंग करने वालों की कहानी। अब अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं करी है, नो, अगर आपने नहीं किया तो आपने क्या किया है? क्योंकि आप ग्रेजुएट तो हो, आपने ग्रेजुएशन के लिए तो हाँ बोली है, ग्रेजुएशन में आपने इंजीनियरिंग के लिए ना बोली है, तो फिर आपने क्या किया होगा? अदर सब्जेक्ट से किया होगा, यानी कि आर्ट्स या फिर बाकी कोई हमारा साइंस का सब्जेक्ट आपने लिया होगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई? तो ये कौन सी कैटेगरी है? ये ए कैटेगरी है। नाउ अब अगर आप ग्रेजुएट नहीं है, ये कहानी किनकी चल रही थी? उनकी जो ग्रेजुएट हो चुके हैं। अब उनकी कहानी पे आते हैं जो ग्रेजुएशन नहीं किए, है ना? तो इफ यू आर नॉट अ ग्रेजुएट, अगर आपने कहा, आपसे पूछा गया कि ग्रेजुएट हो, आपने कहा नहीं, और नहीं हो तो फिर आपसे एक बात और पूछी गई कि इफ ही और शी हैज पास्ड 12th, चलो ठीक है, ग्रेजुएशन नहीं करी लेकिन 12th पास करा है क्या? ठीक है, तो 12th पास किया, आपने कहा नहीं 12th भी नहीं करा। अच्छा, 12th भी नहीं करा तो ही और शी पास 10th, तो फिर आगे से आपको और पूछा गया कि क्या 10th पास करा है, तो 10th पास किया है तो आप बी कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपसे पूछा गया कि क्या आपने 12th पास की, और अगर आपका आंसर यस है तो यस है, तो फिर यहाँ पे दो बातें, इफ ही और शी डिड डिप्लोमा, क्या अगर आपने 12th पास किया तो 12th के बाद आपने क्या डिप्लोमा करा? तो डिप्लोमा किया, या तो आपका आंसर यस होगा, यस है तो ही और शी इज वर्किंग, है ना? तो ये वो क्लास है जो वर्किंग क्लास है, डिप्लोमा 12th करा है, फिर डिप्लोमा करा है, फिर वर्किंग क्लास मतलब काम कार्यरत है, अभी कहीं काम कर रहे हैं। दूसरा कि हमने 12th तो करी है, हमने डिप्लोमा भी किया, डिप्लोमा नहीं किया है, क्योंकि ये नो वाला है, डिप्लोमा नहीं किया है, तो ही और शी डूइंग हर ओन बिजनेस, तो ये वो वाली क्लास है जो
बिजनेस अपना कर रही है, जिसने केवल 12th पास किया, डिप्लोमा नहीं किया, और ये क्या कर रहे हैं, अपना कुछ तो भी अपना बिजनेस करना इन्होंने शुरू कर दिया है। इज दैट क्लियर? क्या हमें यहां तक क्लैरिटी है इन सब चीजों की? और अगर क्लैरिटी है तो जल्दी से कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके इस डेटा फ्लो डायग्राम के। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर पास द 12th एग्जाम? इनमें से कौन सा पेयर है जिसने 12th का एग्जाम पास करा है, 12th का एग्जाम पास किया है? अब बहुत ध्यान से समझना, 12th का एग्जाम क्या उसने पास किया होगा जो ग्रेजुएट है? हाँ बिल्कुल किया होगा, तो यानी कि ग्रेजुएट वाला भी अब इसमें आ जाएगा। लेकिन अब इसको मैं आंसर करने का मेरा सिंपलेस्ट तरीका क्या होगा या इजीएस्ट अप्रोच क्या होगी? क्या मैं ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकती हूँ? इज दैट पॉसिबल? तो अगर वो पॉसिबिलिटी है तो सबसे पहले उसी पॉसिबिलिटी को आप पकड़ेंगे और समझेंगे। पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी, कैसे आओगे इस पर? जब आपको ये पता होगा कि क्या मैं वो ऑप्शंस हटा दूं जो कहीं ना कहीं उस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस कैटेगरी में आपका क्या नहीं हो रहा है, आपका 12th पास जिन्होंने नहीं किया है। अच्छा, जिन्होंने 12th पास नहीं किया है वो कौन से लोग थे? वो ये वाला ये कॉलम है कि अगर उसने इफ ही और शी पास 12th, और अगर आपका आंसर नो है तो आप किस कैटेगरी में आ गए थे? आप आ गए थे बी कैटेगरी में। यानी कि बी कैटेगरी क्लियर कट वो कैटेगरी है जो 12th पास नहीं की है। और अगर मुझे आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप 12th पास किया है, तो बी वाली कैटेगरी तो साफ साफ 12th पास नहीं किया है ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस बी कैटेगरी वाले सारे ऑप्शन इसको हटा दूंगी, इसको हटा दूंगी, मैं इसमें बी है इसको भी हटा दूंगी। आंसर मेरे पास बचेगा ऑप्शन नंबर 3, या मेरे पास आंसर बचेगा ऑप्शन नंबर 5। अब 3 और 5 में आप देखिएगा कौन सा सही है। डीपीएच को एक बार आपको वेरीफाई करना पड़ेगा क्योंकि आंसर नन ऑफ दीज भी हो सकता है, तो डीपीएच को हम वेरीफाई करेंगे। अब डीपीएच को हम वेरीफाई करेंगे तो डी किधर है? डी है वो लोग जिन्होंने क्या किया था, ग्रेजुएशन करी थी, ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या किया था, ग्रेजुएशन के साथ साथ, सॉरी ग्रेजुएशन नहीं, 12th पास किया था, 12th पास करने के साथ साथ डिप्लोमा, और डिप्लोमा करने वाले कैंडिडेट्स क्या थे, डी क्लास में आते थे। तो डी तो हो गया अपना सही, हमारा ऑप्शन क्या बना था, डी पी एच, तो डी तो ठीक है। पी और एच को देखो जरा, पी कौन से लोग है, स्टडिंग पीजी कोर्स, भाई पीजी कोर्स पढ़ रहा है तो 12th तो करा ही होगा ना, राइट, तो पी हमारा करेक्ट है। एच की बात करिए, एच कौन से लोग हैं, एच है वो जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है और जिन्होंने आईटी से इंजीनियरिंग करी है ना, तो एच क्लास वो थी, यानी कि ये सारे के सारे क्या है, 12th पास हैं। तो हमारा आंसर डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 3 बड़े प्यार से इत्मीनान से हो जाना चाहिए, राइट। चलिए ग्रेट, अगले क्वेश्चन पे आया जाए। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ये, हु स्टडीड द आईटी कोर्स? तो आईटी कोर्स किसने स्टडी किया है? आईटी कोर्स वाले आपके स्पेशल जो थे लोग थे, स्पेशल लोग कौन थे? एच क्लास थी आपकी, है ना, यही थी ना एच क्लास जिसने आईटी कोर्स किया था। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको आंसर करने में हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एच। ओके, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ट्रू अबाउट ई? तो ई के बारे में क्या जानकारी बिल्कुल सही है? तो एक बार पहले जाते हैं वापस से, ई के बारे में जानकारी हम देखें है क्या। तो ई के बारे में आपसे क्या कहा गया, ये है आपकी ई क्लास। ई क्लास कौन सी क्लास है? जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है। हाँ, क्या ई क्लास ग्रेजुएटेड है? हाँ ग्रेजुएटेड है। क्या ई क्लास ने इंजीनियरिंग की है, लेकिन क्या ई क्लास ने आईटी में इंजीनियरिंग की है? नहीं, ई क्लास जो है वो इसने इंजीनियरिंग तो की है लेकिन आईटी में नहीं की है, और ये वो क्लास है जो अभी ट्राइंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब, ये वो क्लास है जो अभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई कर रही है ना। और अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही है तो अभी क्या है, अभी अनएम्प्लॉयड है, अभी एम्प्लॉयड नहीं, अभी अनएम्प्लॉयड है। तो ये वो क्लास है जो ग्रेजुएट है और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयड है, ग्रेजुएट है और ग्रेजुएट के साथ साथ क्या है, अनएम्प्लॉयड है। मुझे प्लस लिखना चाहिए, है ना, तो अनएम्प्लॉयड है। ग्रेजुएटेड एम्प्लॉय रॉन्ग, ग्रेजुएटेड अनएम्प्लॉय बिल्कुल सही है। अनएम्प्लॉयड स्टडीड आईटी कोर्स, नहीं स्टडीड आईटी कोर्स नहीं है, उसने क्या किया है, उसने ग्रेजुएशन तो किया लेकिन आईटी से नहीं किया, तो ये आपका नहीं होगा आंसर। देन 12th किया, अनएम्प्लॉय ये भी नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं है। आंसर हमारा सीधे सीधे होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो क्या आंसर बनेगा, आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। और इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए होगा आज का होमवर्क क्वेश्चन, और आज के होमवर्क क्वेश्चन को यहाँ पे
एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग, इस डेटा के हिसाब से, डेटा फ्लो डायग्राम के हिसाब से कितने लोग हैं जो कार्यरत हैं, वर्किंग है। तो वर्किंग कितने, अब देखो वर्किंग के लिए आपको देखना पड़ेगा ये वाला जो था ये वर्किंग था कि नहीं था, ही और शी वर्किंग, यस। तो एक कैटेगरी के लोग कौन है, डी क्लास है जो वर्किंग है। अपना बिजनेस करने वाले कौन है, जेड कैटेगरी के लोग हैं। तो दो क्लास तो ये हो गई, डी क्लास वर्किंग है, जेड क्लास वर्किंग है। इसके साथ साथ आपकी जो है ये ही और शी वेंट टू अब्रॉड या वर्किंग इन एमएनसी, ये वाली क्लास में भी आपकी सी क्लास जो है वो वर्किंग है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो वर्किंग क्लास है आपकी वो है आपकी डी, वो है आपकी अच्छा जेड भी डी है, जेड है और आपकी साथ में सी है। तो डी जेड सी ये तीन तरह की क्लासेस है जो आपकी क्या है, वर्किंग है। तो मेरे हिसाब से आंसर हमारा क्या बनना चाहिए, हमारा आंसर बनना चाहिए 3 सच क्लासेस, है ना, 3 सच क्लास। तो ये भी हमने कर लिया साथ में। मूविंग ऑन, अब अगले क्वेश्चन पे जाएं तो पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ ग्रेजुएट पीपल, कितने कैटेगरी ऑफ पीपल हैं जो ग्रेजुएट हैं। तो ये आंसर आप लोगों के लिए आज का क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। इस पर मैं यहाँ पे, दिस इज आवर होमवर्क क्वेश्चन, इसका मुझे आंसर जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या है। और इस सेशन के एंड होने पर कमेंट सेक्शन में आप जरूर जाके बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। और अगर आप लोग आंसर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं। इसके साथ साथ अगर आपके कुछ सजेशन है अपने इस एग्जाम से रिलेटेड या कुछ क्वेरीज है आपके इस एग्जाम से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझसे जरूर डिस्कस कर सकते हैं। आप इस वीडियो के बाद, सेशन के बाद कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसके साथ साथ कमेंट करके ये भी आप लोग बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और इसमें और क्या आप सजेशन इसमें दे सकते हैं या आप चाहते हैं कि जिससे आपकी पढ़ाई इस एग्जाम के लिए और अच्छी हो सके और बेहतर हो सके और इजी आप लोगों के लिए हो सके। ऑल्सो आप लोगों को पता है कि ये बैच हम स्टार्ट कर चुके हैं। बैच आप लोगों का दिसंबर 1 से ये बैच आपका शुरू होने वाला है। अगर आप चाहें तो इस बैच में जुड़कर अपनी इस CBO यानी कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर एग्जाम की तैयारी आप बिल्कुल कर सकते हैं। बैच को अगर बैच की आपको जानकारी चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है अड्डा 247 एप्लीकेशन पे और अड्डा की एप्लीकेशन पे जाके यहाँ पे आपको आपका बैच मिल जाएगा। ऑल कोर्सेज में जाइएगा, ऑल कोर्सेज में SSC में जाइएगा और ऑल कोर्सेज में जाइएगा, ऑल कोर्सेज में बैंकिंग में जाइएगा और बैंकिंग में ये है आपका SBI सर्कल बेस्ड ऑफिसर एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, आप बैंक के महापैक में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं ताकि आप बाकी सभी एग्जाम की तैयारी भी कर सके, जैसे कि आपका है आपका IBPS, SBI, RBI, SIDBI, SEBI, नाबार्ड स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स एंड ऑल द ग्रेड A एंड ग्रेड B एग्जामिनेशन को अगर आप टारगेट कर रहे हैं अगले साल के 2024 के, तो आप अपने आप को बैंक के महापैक में एनरोल करा सकते हैं। ये बेटर ऑप्शन होगा। बट अगर आपकी तैयारी केवल और केवल सर्कल बेस्ड ऑफिसर की चल रही है तो फिर बेहतर होगा कि आप सर्कल बेस्ड इस अपने बैच में जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशल बैच आपका इसी की तैयारी के लिए बनाया गया है। बैच में आपको CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से लेकर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट से लेकर आपकी जो इंटरव्यू तक की तैयारी आपकी इसी बैच में कराई जाएगी। आपको किसी और तैयारी के लिए कहीं और जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राइट फ्रॉम द CBT यानी कि रिटन एग्जाम से लेके डिस्क्रिप्टिव से लेके आपके इंटरव्यू तक की तैयारी कराएगा आपका ये बैच। इस बैच में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाके बाय नाउ करना है। यहाँ डिस्काउंट कोड आप लगा दीजिएगा Y651 एंड यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस बैच। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे सेशन को एंड करूंगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ऑल्सो जैसा कि मैंने बोला, वीडियो के बाद में आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और ये सेशन आपका डेली लाइव होगा रात में 10 बजे और इस सेशन में आप जुड़कर अपनी कंप्यूटर एप्टीट्यूड सब्जेक्ट को बिल्कुल ईजी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।